जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं श्रीवास्तव, आपके साथ आज लगा हूं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का रीजनिंग का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। पार्ट 1 1 से 25 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। अब हम 26 से 50 क्वेश्चन तक इसको कराएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं और यहाँ से हमें 100 नंबर्स के होते हैं जो बहुत अच्छा मार्क्स हमें गेन करा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आपसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, तो लगे रहिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री। देखो यहाँ पर पुत्र पुत्री एक दूसरे की जनरेशन जब पूछता है तो जो फीमेल होता है या जो मेल हो उसको पॉजिटिव साइन दिखाइए और जो फीमेल हो उसको नेगेटिव साइन दिखा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर याद करने की जिससे क्या है क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अदिति संकेत की पुत्री है, ये आपको दिख गया, आप यहाँ लिखेंगे संकेत। चलिए संकेत की कौन पुत्री हो गई? वो हो गई आपकी अदिति जी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? वृत्ति अंकित की पुत्री है, अभी कोई कनेक्शन नहीं। कृति माही की माँ है, कोई कनेक्शन नहीं। नीता संकेत की पत्नी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? नीता को ले लेंगे। नीता जो है संकेत की पत्नी हो जाएंगी। और जब पति पत्नी की बात हो तो बीच में बराबर का साइन लगा दिया। जब जनरेशन गैप हो तो ऊपर नीचे केवल सिंगल तीर लगाया करो। ठीक है, नीता संकेत की पत्नी है, ये वाली लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब एक और है कि नीता जो है वृत्ति की माँ कृति की सास है। ध्यान से देखिएगा, नीता जो है वृत्ति की माँ कौन है? तो वृत्ति की माँ याद रखिएगा, आप अभी आएगा। वृत्ति की माँ कौन हो गई? कृति हो गई। और कृति की सास कौन है? वो नीता जी हैं। इसका मतलब है कि कृति की कोई पति होंगे और पति जो है वो इनके बेटे जी होंगे। किसके? नीता के। अब ध्यान से देखिएगा, अगला आता है यहाँ पे दूसरी लाइन देखिएगा कि वृत्ति अंकित की पुत्री है। इसका मतलब क्या है? नीता का जो दूसरा बेटा है उसका नाम क्या है? अंकित है। और यहाँ पर क्या लिखा है? वृत्ति जो है अंकित की पुत्री है, यानी कि अंकित की पुत्री क्या हो गई? वृत्ति हो गई। ठीक है, और कृति माही की माँ है। कृति जो है माही की माँ, यानी कि जो अंकित और कृति हैं इनके दो बेटियां, एक वृत्ति हो गई और एक कौन हो गया? माही जी हो गई। ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कृति संकेत की पुत्री है, ऑप्शन नंबर ए देखिए। क्या कृति संकेत की पुत्री है? नहीं, संकेत जी यहाँ पर हैं और उनकी जो है वो बहू है। कौन? कृति। उनका बेटा कौन है? अंकित है और कृति बहू है, तो यानी ये ही गलत है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें सब क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि क्या गलत, क्या सही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वृत्ति माही की बहन है। बिल्कुल, वृत्ति और माही देखिए एक दूसरे की बहन है। अदिति नीता की पुत्री है। अदिति जो है वो नीता की पुत्री है। बिल्कुल हाँ, अदिति जी नीता की पुत्री हैं। और तीसरा है अंकित माही का पिता है। तो अंकित जो है किसका पिता है? अंकित जो है किसका पिता है? माही का पिता है। तो यहाँ पर BCD सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? क्या गलत है, क्या सही नहीं है? तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, जब इस तरीके से पासे आते हैं तो आपको विपरीत फलक को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और एक कूद करके एक रखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए एक हाथ इसका इधर है, एक हाथ इसका इधर है। हमने क्या किया? 2 को थोड़ा नीचे सरका दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 4 इधर लिख दिया। एक खाना आपका 1 ये, 3 ये, 5 ये और 6 उसके नीचे। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे के विपरीत फलक, यानी एक कूद करके जब एक पे जाते हैं तो वही विपरीत फलक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, 1 का विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत फलक क्या होगा? 6 हो जाएगा। और 2 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें से कोई नंबर आ जाए तो उसका विपरीत फलक उस पासे में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, या अगर इसमें से कोई आ जाए तो उसके सामने वाला उसके विपरीत फलक में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखिए 1 4 6 दिया हुआ है। क्या एक के सामने अगर 1 आ गया तो 5 आया है? नहीं आया है। अगर 4 आ गया है तो 2 नहीं आना चाहिए और अगर 6 आ गया है तो 3 नहीं आना चाहिए। यानी कि ये जो है पासा सही बनाया गया है। समझ में आ रहा है? देखो अगर 1 आ गया है तो क्या होना चाहिए? उस पासे में आपको 5 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फिर 5 कहाँ होगा? 5 यहाँ पीछे होगा, इस साइड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये पहला वाला पासा सही हो गया। दूसरा है 3 5 और 2 बता रहे हैं। अगर हम 3 ले लें तो 3 का विपरीत फलक कौन सा है? 6 है। तो यहाँ 6 है? नहीं है। 5 ले लेंगे तो 1 नहीं दिख रहा है। 2 ले लिया तो 4 नहीं दिख रहा है, यानी ये भी सही है। सी वाले में देखेंगे तो 1 का विपरीत फलक क्या होगा? 5 होगा, वो भी नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत फलक 3 होगा, वो भी नहीं दिख रहा है। 4 का विपरीत फलक 2 होगा, वो भी नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या है? ये भी सही है। 3 1 2 3 में देखेंगे 1 का विपरीत फलक क्या है? 5 है।
वो भी नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत फलक 4 होगा, वो भी नहीं दिख रहा है। और 3 का विपरीत फलक 6 होगा, वो भी नहीं दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। आपको समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है। ऑप्शन में बाबू देखिए, वो पूछ रहे हैं कौन सा सही है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में ABCD करके चारों नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो सही हो सकता है उस पे जाएंगे। मैक्सिमम में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C, BCD, यही तीनों सही है। क्योंकि अगर दिया होता ना बाबू ABCD तो फिर क्या होता, चारों सही हम लगाते। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। खूब बोलवाते हो बाबू तुम लोग। चलो आओ, उस वैन आरेख का चयन कीजिए। उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। तो अब हम वैन आरेख को दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, देखो एक तो आपका ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D तीनों तरीके से दिखाया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन C ही जो है वो यहाँ पर ऐसे दिखाता है कि एक साइड आपका विद्यालय है, उसमें से शिक्षक भी रहेंगे और उसी में कर्मचारी भी फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक गोला यहां पर बनेगा। ये विद्यालय वाला मान लो, ये शिक्षक वाला मान लीजिए, ये कर्मचारी वाला मान लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं कि जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है, उसी प्रकार रसोईया से संबंधित कौन होगा। जाहिर सी बात है भैया, अगर प्रयोगकर्ता जो है प्रयोगशाला संबंधित है तो रसोईया से संबंधित कौन होगा, वो रसोई घर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, जो खाना बनाएगा। यदि A जोड़ B गुणा को C, A जोड़ को B गुणा को, C जो है घटाव को और D भाग को प्रदर्शित करता है, यानी जोड़ गुणा घटाव भाग। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। क्या है कि A क्या दिखाता है, A जोड़ को दिखाएगा। ठीक है, B क्या दिखाता है, B गुणे को दिखाता है। C क्या दिखाएगा, C घटाव को दिखाएगा। और D क्या दिखाएगा, D जो है वो भाग को दिखाता है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक चार्ट लेना होगा और आपके सामने यहाँ पे इसको लाना होगा। चलिए, ये PDF आपको मिल जाएगी। ये मैंने ऐसे बना के रखा ताकि आपके लिए, आप भी अगर PDF लो तो कम से कम इतना तो रहे कि हाँ आप कर सकते हो। इसीलिए कहता हूँ पेन और कलम और कॉपी लेकर बैठो भैया। चलिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे, हाँ चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 100 हो गया। चलिए भाई 100 हो गया। 100 के बाद क्या करेंगे, चूंकि D किसको दिखाता है, भाग को दिखाता है, तो भाग लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, B गुणे को दिखाता है, फिर 4 लिखेंगे। A किसको दिखाता है, A प्लस को दिखाता है, तो 2 लिखेंगे। B किसको दिखाता है बाबू, तो B दिखाता है गुणे को, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फिर हम 13 लिखेंगे। फिर A किसको दिखाता है, प्लस को, फिर 11। ठीक है, और फिर C किसको दिखाता है, C माइनस को दिखाता है, तो माइनस लिख देंगे। 3 लिखेंगे, B गुणे को दिखाता है, गुणा दिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद 17 और C किसको दिखाएगा, माइनस और फिर 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर हो गया 100 भागे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है हम उसको गुणा कर लेते हैं, तो 100 भागे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, 2 गुणे, अब ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा ना। देखो ऐसे तो सबको पता होता है ना, भाग जोखा करके भाग गुणा जोड़ घटाना, ठीक है। लेकिन जब अगर कोई ब्रैकेट आ जाती है, मैं कल ही जो है बताया था रीजनिंग के पार्ट 1 में, इसी 25 क्वेश्चन में ही, कि पहले तो ये करते हैं लेकिन अगर ब्रैकेट आ जाता है तो हमें ब्रैकेट के हिसाब से हटाना होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 हो जाएगा। फिर क्या है, गुणा है, ठीक है भाई गुणा है, कोई बात नहीं। लेकिन 17 - 12 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया। अब देखो सारे के सारे ब्रैकेट हट गए हैं, तो जब ब्रैकेट हट जाएं तो फिर आपका वही रूल लग जाएगा, पहले भाग वाला सॉल्व होगा, तो 100 भागे 4 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, अब फिर गुणा वाला लिखेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा, फिर -15 हो जाएगा। और जब ये करेंगे तो अब क्या रह गया, 48 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 73 - 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, कितना आ गया, 58 आ गया। समझ में आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अब जहां 58 होगा टिक लगा देना, है कि नहीं बाबू भैया। आओ चलो, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 30, और 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि 58। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 64 छात्र हैं। ध्यान से देखना, एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 64 हैं, जिसमें कोमल की रैंक अपनी सहेली शिखा की रैंक से 6 स्थान नीचे है, यानी नीचे की ओर है।
ठीक है, कोई बात नहीं, जो कि अंतिम से 59वीं रैंक पर है। अंतिम से कौन से रैंक पे है? 59वीं रैंक पर है। शीर्ष से देखा जाए तो कक्षा में कोमल की रैंक क्या होगी? अब देखिए ध्यान से, कक्षा में कोमल की रैंक क्या होगी, उससे पहले हमें शिखा की रैंक को भी ध्यान रखना होगा। तो शिखा का शीर्ष रैंक क्या हो जाएगा? 64 टोटल थे, 64 माइनस 59 करेंगे, +1 कर देंगे, टोटल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और कोमल का शीर्ष रैंक क्या हो जाएगा? 6 + 6 यानी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कोमल का शीर्ष से 12 हो जाएगा और शिखा का जो है वो 6वीं रैंक पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PQRSTU 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। U T के बाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, कोई यस और T के बीच में बैठा है, लेकिन यह P नहीं है। R U के ठीक बाएं बैठा हुआ है, T के सामने कौन बैठा हुआ है? बताइए। चलिए अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। अब देखिएगा ध्यान से, 1 सेकेंड आपके लिए गैप भी बनाना पड़ेगा। आइए चलिए, अब देखिए, मान लीजिए हमने एक गोला बना लिया। ध्यान से देखिएगा कितने लोग हैं टोटल हैं आपके 6 लोग, PQRST। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ आपको बता देनी चाहिए कि अगर हम जैसे कि जब सब लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा बताएंगे। और कह रहा है कि क्या है? सेंटर की तरफ मुँह करके बैठे हुए। किसकी तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं? सेंटर की तरफ। तो जैसे अब आप क्या करिए, जैसे सेंटर की तरफ आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठे हुए हैं, अब आप जैसे किसी को गले लगाते हैं ना, दोनों हाथ ऐसे मिलाते हुए, दोनों हाथ ऐसे क्या करते हैं? उसके पीठ पे ले आते हैं। तो अपने दोनों हाथ को जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका दायां हाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और जो आपका बायां हाथ है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप देखेंगे जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, अब सेंटर ये है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमारे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे, अब आपका ये बायां हाथ होगा, ये दायां हाथ होगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे घूमेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब आप बाएं हाथ से घुमाएंगे तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना ऐसे। और जब दाहिने हाथ को ऐसे मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अब ये समझ में आ गया? बस यही सारा खेल है। खुद को बैठाओ और सोचो कि हमारे सामने सेंटर है और ऐसे दोनों हाथ फैला दो। ठीक है, अब देखो अब कहानी कैसे निकल के आती है, लिख दो यहीं पे। चलिए, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है ना, एक सेकेंड देखो ध्यान से, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी कि आप बाएं की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आप दायां जा रहे हैं तो आप क्या जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे। एक दूसरे समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। U T के बाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। U कहाँ बैठा हुआ है? T के बाएं चौथे स्थान। मान लो हम यहाँ T को बैठा देते हैं। अब वो कह रहा है बाएं चौथे स्थान पर। अब देखो, बाएं का मैंने क्या बताया? क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमने का चौथा स्थान क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आ गया ना? यहाँ पर हम क्या बैठा दिए? U को बैठा दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई यस और T के बीच में बैठा हुआ है। T यहाँ पर है और इसका मतलब हमें S का स्थान मालूम पड़ गया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि यस और T के बीच में कौन बैठा हुआ। रुके रहिए। ठीक है, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं? लेकिन यह P नहीं है। इतना तो कंफर्म हो गया। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं? टोटल PQRSTU यानी 6 लोग हैं। तो हमारे के पास कितने? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है वो P नहीं आएगा। ये कंफर्म हो गया? ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं कि R जो है U के ठीक बाएं बैठा हुआ है। R जो है U के ठीक बाएं। अब जब बाएं करोगे इधर आओगे क्लॉकवाइज, जैसे ही इधर आओगे आपने यहाँ R कर लिया। R कर लिया तो ये कंफर्म हो गया कि अब दो वर्ड बचे हुए हैं। देखो, एक Q बचा हुआ, एक P बचा हुआ है, और P यहाँ पर आ नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे, क्योंकि वही कहा ना कि लेकिन यहाँ P नहीं है। ये देखिए, तो Q यहाँ हो गया और P कहाँ हो जाएगा? P यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये समझाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। बड़ी चीज़ जानते हो क्या है? बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन समस्या क्या है ना कि जब वो कहता है कि बाएं बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, तो यही नहीं समझता कि हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है कि क्लॉकवाइज लेना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप अपने आप को एक सर्कल, जैसे T यहाँ रखा हुआ ना, आप यहाँ T रखिए, अपने आप को रखिए और सोचिए कि ये सेंटर हो गया, और यहाँ से आप अपना बायां हाथ फैलाएंगे, इधर अपना दायां हाथ फैलाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायां हाथ जो हमारा वो क्लॉकवाइज जाता है और दायां हाथ हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि T के सामने कौन बैठा है? तो T के सामने कौन बैठा हुआ है? T के सामने बैठा हुआ है आपका P। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे खाली जगह में रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। EBA UGI ONO IRU। ठीक है ना, अगर आप देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अगर आप पहला वर्ड देखो हर उस सेंटेंस का, ई का,
यू का, ओ का, आई का, ये क्या है? ये वोवेल है, स्वर है, ठीक है। और लास्ट देखो ए आई ओ यू, ये भी वोवेल है, ठीक है। तो आपको पहला और थर्ड ऐसा ऑप्शन में देखना है जहाँ पर वोवेल आ रहा हो, यानी स्वर आ रहा हो। तो आप देखेंगे कि ए और ई, ये और ये एकदम सेट होके जाके बैठ जा रहे हैं, ठीक है ना। बी में अगर हम कितना जोड़ दें, बी में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा, और एफ में 4 जोड़ेंगे जे आएगा, जे में 4 जोड़ेंगे तो एन आएगा, और एन में 4 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एन का होता है 14 और आर का कितना होता है? 18 होता है। डन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का आपको क्या करना है? चयन करना है, ठीक है ना। तो भिन्न अक्षर समूह का आप चयन कैसे करते हैं, अब वो आप बताएंगे। चलिए, यहां पर आप देखते हैं कि CHMRW दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो C का कितना होता है? 3 होता है, देखो ध्यान से, CHMRW यही है ना। C का 3 होता है, H का 8 होता है, ठीक है। M का कितना हो जाएगा? M का 13 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, और W का भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, 23। तो ये कितना हो गया? U, V और W के। अब देखो ध्यान से, 3 5 8 5 13, 13 और 5 18, 18 5 23, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक 5 के सीरीज में एक श्रेणी बन रही जिसमें आपको सिर्फ +5 करना है, ठीक है। तो चलो ए तो ये हो गया। अब हम बी में देख लेते हैं। बी में क्या है? बी में देखो डी का कितना है? डी का 4 है, और जे का कितना होता है? जे का 10 होता है, यानी क्या है यहाँ पे +6 हो जा रहा है। ओ का 15 होता है, ओ का 15 तो फिर 5 हो गया। टी का 20 होता है तो फिर 5 हो गया। वाई का 25 होता है तो फिर +5 हो गया। लेकिन यहाँ पर पहले में क्या हुआ? पहले में +6 जोड़ा गया, तो यानी डी ही जो है वो सबसे अलग होगा। ऐसे ही एक आइडिया लग जाना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बी में देखोगे, बी में 5 जोड़ोगे तो जी 7 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ोगे 7 5 12, 5 17, 5 22। यहाँ पर बी और ए सेम हो गया, ऐसे ही डी भी सेम होगा, है ना। 4 जोड़ोगे आई का 9 हो जाएगा, 9 का 14 हो जाएगा, एस का 18 19 हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल बी ही जो है वो अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शाम जब रोजी बाजार जा रही थी, क्वेश्चन पढ़िएगा। शाम जब रोजी बाजार जा रही थी तो उसने सूर्य को अपने दाएं देखा, ठीक है। अब सूर्य को अपने दाएं देखा, वह 100 मीटर चली और फिर क्या हुआ? बाएं मुड़ गई। शाम को जब रोजी बाजार जा रही थी तो उसने सूर्य को अपने दाएं देखा, वह 100 मीटर चली और बाएं मुड़कर 50 मीटर चलकर चौराहे पर पहुंची। वहां से वह 40 मीटर दक्षिण की ओर चली और अंततः वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। उसके घर से बाजार किस दिशा में है? पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा रुक करके क्वेश्चन को समझा करो। चलो अब ध्यान से देखो, कह क्या रहे हैं? देखो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आपको पता ही है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इतना तो पता ही ना। हाँ, नहीं कहो कि ये भी नहीं पता है। चलो आप, जब रोजी बाजार जा रही है तो उसने सूर्य को अपने दाएं देखा। अब दाएं देखा है, ठीक है भाई, वह 100 मीटर चली, दाएं देखा और 100 मीटर चली। अब रोजी क्या अपने घर से चल रही है, मान लो 100 मीटर यहाँ पहुँच गई। फिर कह रहे हैं कि बाएं मुड़कर फिर वह कहाँ चली? 50 मीटर चली, तो फिर यहाँ 50 मीटर चलेगी। वहाँ से वह 40 मीटर दक्षिण की ओर चली, ठीक है। जब दक्षिण की ओर चली तो 40 मीटर फिर ये हो गया। अब देखो ये 50 हो गया, ये आपका 100 हो गया, और ये आपका 40 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 40, और अंततः वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। 60 मीटर फिर चली और वहाँ क्या हुआ? वो बाजार पहुंच गई। अब ध्यान से देखिए, उसके घर से बाजार किस दिशा में है? उसका घर कहाँ पर है? उसका घर यहाँ पर है। घर कहाँ पर है? यहाँ पर है। बाजार कहाँ हो गया? यहाँ पर हो गया। यानी अगर हम सेंटर पॉइंट उसका घर यहाँ रख दें और आप बाजार देखोगे कि इधर कहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया? ये दक्षिण और पूरब हो गया। कौन सा हो गया? दक्षिण पूरब दिशा में जो है वो बाजार दिखेगा उसके घर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ए सी का पुत्र है लेकिन सी ए की माँ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ए जो है सी का पुत्र है, ठीक है भाई, लेकिन सी जो है ए की माँ नहीं है, बी ए की बहन है, सी और डी विवाहित युगल हैं, और ई सी की माँ है। ए की माँ कौन है? बहुत हो गया है। चलो भैया
माता पिता भाई बहन सब इसी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन आप पकड़ लो, सी और डी क्या है, विवाहित युगल है। तो पहले सी और डी का कनेक्शन एकदम फिक्स कर दो कि भाई चलो सी और डी यहाँ पर आ जाएंगे। एक तो थोड़ा बड़ा कर दूँ इसे मैं, एक से, चलो मैं छोटा ही बना दूंगा तो मैं समझ में आ जाए बस, और का तो दुनिया थोड़े जीतना है हमको। चलिए मैं यही बनाता हूँ। अब देखिए सी और डी क्या है, एक विवाहित युगल है। चलो यहाँ पे बना देता हूँ, सी और डी ये विवाहित युगल हो गए। मैंने कहा बराबर का साइन लगा दिया करो, लग गया, पति पत्नी हो गए। अब कह रहे हैं कि ई जो है सी की माँ है, तो ई सी की माँ है कैसे